गुड मॉर्निंग। आज आपको बच्चों क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर भाग और भाग शुरू किया गया था। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे धातु कर्ण। धातु कर्ण पढ़ा जा रहा था। धातु कर्ण में टर्म आया था सांद्रण। तो सांद्रण में मैंने आपको 3 प्रोसेस की थी। ध्रुवीय पृथक्करण विधि, ध्रुवीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और थर्ड पॉइंट था फेन बलवन विधि। इन 3 तरीके से आपका सांद्रण हो गया था अयस्कों का। आज सेकेंड स्टेप की बात की जाएगी निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में कौन कौन से टर्म यूज होंगे? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और एक है बेसेमरी। बेसेमरी 4 टर्म आपको निष्कर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड हो जाएगा शोधन, प्यूरिफिकेशन। ठीक, तो निष्कर्षण के अंतर्गत 4 टर्म हैं। तो क्रमशः एक एक की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लिखिए निष्कर्षण। निष्कर्षण हेडिंग बनाने निष्कर्षण। और निष्कर्षण में फर्स्ट हेडिंग लिखिए निस्तापन। निस्तापन निस्तापन क्या होती है? ऐसी क्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे निम्न ताप तक गर्म करते हैं। क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक तक या गलनांक से नीचे तक गर्म करते हैं, उस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक, जैसे देखो मेरा अयस्क है Al2O3 2H2O। ये क्या है? बॉक्साइट। इसको हीट कर दीजिए। Al2O3 प्लस 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दीजिए। CaO CO2 में बदल जाएगा। ये क्या कौन सी क्रिया है? ये निस्तापन की क्रिया है। निस्तापन में क्या होता है? अयस्क होगा, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। सेकंड पॉइंट हेडिंग बनाइए भर्जन। भर्जन किसे कहेंगे? भर्जन का अर्थ होता है भूनना, यानी रोस्टिंग, रोस्ट करना। यानी कि इसमें क्या होगा? वायु की उपस्थिति में क्रिया होगी। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। फिर से ध्यान दें, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक, इसका ये रिएक्शन नोट कर लीजिए निस्तापन वाला जल्दी से। फिर देखिए भर्जन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए मेरा अयस्क है कॉपर पायराइड। ठीक, तो कॉपर पायराइड में सेकेंड पॉइंट था आपका भर्जन। कॉपर पायराइड क्या है? CuFeS2। इसमें हम वायु द्वारा रिएक्शन करेंगे। ये क्या क्या बना लेगा? Cu2O, Fe, Cu2S, FeS और SO2। ठीक, तो मॉलिक्यूल ले लीजिए।
2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब यहाँ सल्फर की मात्रा कितनी हो गई 4, तो ऑक्सीजन कितना ले लीजिए, अगर सपोज डायरेक्ट यहाँ पर 2SO2 निकाल दीजिए तो सल्फर 4 हो जाएगा आपका, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। ठीक, Cu2S, Fe2S एंड SO2 में डिकम्पोज हो गया है वायु की उपस्थिति में। अब Cu2S पुनः O2 द्वारा रिएक्शन करके क्या बदलेगा, Cu2O प्लस SO2, और आपका FeS फिर से O2 द्वारा रिएक्शन करके किसमें बदलेगा, FeO प्लस SO2। बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन यहाँ अगर हम 3 कर देते हैं तो यहाँ 2 कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। नीचे वाला देखो बैलेंस नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक, ये 3O2 हो जाएगा। FeS 3O2 FeO SO2। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लीजिए जल्दी से। भर्जन की क्रिया हो गई। भर्जन के बाद तीसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रगलन। प्रगलन में क्या करेंगे हम, भर्जित अयस्क में कोक या गालक मिलाकर उस यौगिक को, उस अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक तक गर्म करके पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, भर्जन की क्रिया आपकी परावर्तनी भट्ठी में होती है और प्रगलन की क्रिया आपकी वात्या भट्ठी में होती है। ठीक, इसमें आप लिखेंगे कि भर्जित या सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक तक गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। भर्जित या सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक तक गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक, प्रगलन क्रिया में क्या होता है, कोक या गालक को मिलाकर वात्या भट्ठी में डाल देंगे, जिससे वो क्या करेगा, अयस्क पिघलना शुरू हो जाएगा। अब देखो इस क्रिया में क्या करते हैं, जो आपका ये बना है और ये बना है, सर्वप्रथम ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो Cu2O प्लस FeS, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Cu2S प्लस FeO। ठीक, FeO बन जाता है। अब जो फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है आपका, वो फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, गालक के साथ क्रिया कर लेता है। गालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में उस यौगिक का गलनांक घट जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वो गलाने में मदद करता है। FeO है SiO2 आपका सिलिका इसको बोलते हैं, जिसको बालू भी कहते हैं। ये क्या करता है, एसिडिक गालक है, एसिडिक फ्लक्स है, ये इसमें डाल देते हैं, ये बदल जाता है FeSiO3 में। इसका नाम है फेरस सिलिकेट, और इसी फेरस सिलिकेट को हम गैंग या अधात्री कहते हैं, और एक नाम देते हैं धातुमल या अधात्री। ठीक, इसी का नाम है फेरस सिलिकेट। जब आपका फेरस सिलिकेट बन जाता है तो अब हम क्रिया करते हैं बेसेमरीकरण। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों रिएक्शन जल्दी से, प्रगलन के रिएक्शन में। चौथा पॉइंट हेडिंग डालिएगा, बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण की क्रिया क्या होती है,
मेसेमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक स्टील का बना हुआ नाशपाती के आकार का बर्तन होता है, उसके अंदर की लेयर को मैग्नीशिया से जोड़ते हैं, यानी कि मैग्नीशिया का एक अस्तर लगा होता है उसके अंदर, और फिर वह दो स्टैंड पे ऐसे होते हैं और वो अपने अक्ष पे घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देखिए ऐसे होता है कुछ। बेसेमरीकरण में ऐसी एक रचना होती है, ऐसे देखो, ऐसे यह है आपका बेसेमर परिवर्तक। ये बेसेमरीकरण की क्रिया के लिए होता है। यहाँ दो स्टैंड लगे हुए हैं और इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे यहाँ से एयर पास की जाती है, ये टूयर लगे होते हैं, यहाँ से हवा के झोंके प्रवाहित करते हैं। तो जो आपकी धात पिघल के आती है उसको मैट कहते हैं, इसी में कलेक्ट हो जाती है और यहाँ से इस वाले चैम्बर के ऊपरी भाग से अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकलती नजर आती हैं। और आपको हम बता दें इसमें होता क्या है, ऐसे देखो, ऐसे एक अस्तर लगा होता है, ये ऐसे एक अस्तर लगा होता है, इसका नाम है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया होता क्या है, ये होता है CaO प्लस MgO, इसी को हम नाम देते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है, इसमें वायु प्रवाहित करते हैं और इस चैम्बर में मैट डाल के, मैट क्या होता है, Cu2s प्लस Fe(S), इसके मिक्सचर को हम मैट बोलते हैं। मैट इस चैम्बर में रख के, बेसेमर परिवर्तक में रख के हम क्या करेंगे कि इसमें हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, जिससे ये क्या होता है, इसको घुमाएंगे अपनी धुरी पर, ये घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। अशुद्धियाँ इसमें ऊपर ऑक्साइड के रूप में निकल जाएंगी और आपका जो धातु होगा वो पिघल के नीचे बैठ जाएगा। तो देखो, जब हम इसमें मैट डालेंगे, इसके पहले देखो इसमें क्या था, सिलिका डाले थे, तो सिलिका की उपस्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। तो जब CaO इसमें लगा हुआ है, CaO मैग्नीशिया का अस्तर है, CaO SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 ये निर्मित करता है, इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट, ये ठोस होने के कारण नीचे बैठ जाता है, ठीक, कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। अब जो आपका Cu2s है, ये O2 द्वारा रिएक्ट करके Cu2O और SO2 में बदल जाएगा। Cu2s हम लिए थे इसमें, और फिर क्या करते हैं, जो Cu2s है वो दोबारा से Cu2s पुनः Cu2O जो ये निर्मित हुआ है, इससे इसको पुनः रिएक्शन कराएंगे। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तब Cu बनता है और SO2 गैस निकल जाती है। देखो यहाँ से SO2 गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ क्रिया कैसे हुई, स्वाप चयन क्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि जब हम मैग्नीशिया लगा है, CaO और MgO का अस्तर होता है, इसमें करते क्या है कि जैसे आप डालेंगे SiO2 पहले से पड़ा है आपके अस्तर में, तुरंत इसके साथ कैल्शियम सिलिकेट निर्मित कर लेता है। मैट में Cu2s और Fe(S) होता है, जिसमें जो Cu2s है वो जब यहाँ से एयर पास करेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O और SO2 बदल जाएगा।
इसको बैलेंस कर लो एक बार, देखो कितना कहाँ लगेगा। 3O2 लगा दे रहे हैं और यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, ठीक, यहाँ भी 2 कर लीजिए। ये तो आपका ये Cu2O में बदल जाएगा। Cu2S जो है ये बदले हुए Cu2O से दोबारा आके रिएक्शन कर लेता है, ठीक। जब दोबारा आके रिएक्शन करेगा तो आपका देखो क्या निर्मित हो रहा है यहाँ पे, Cu प्लस SO2, एक सेकेंड, Cu2S प्लस Cu2O। अब आपका ये बना Cu यानी कि कॉपर और SO2 गैस। तो जब ये बन जाता है, इसको बैलेंस कर लो, Cu2O 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो यहाँ आपका कितना आ गया 6 Cu और आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक। ये आपका मिल गया क्या, कॉपर, Cu धातु आपकी मिल गई। अब जब कॉपर आपको मिल गया तो क्या होता है इसमें, कॉपर की प्राप्ति आपको हो गई। कॉपर की प्राप्ति होने के कारण क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इसको हम ले चलेंगे कहाँ, शोधन के लिए। यहाँ से आपको कॉपर मिल गया, कॉपर मिलने के बाद वैसेमरीकरण हो गया। अब आएंगे शोधन, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन शोधन की विधि 2 होती है, हमने कहा था आपसे, क्या क्या, एक तो होगा वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी विधि से शोधन होगा, और एक होगा हरे गंडे से, हरे गंडे से दंड विडोलक विधि हमने कहा था। तो देखो पहले इसकी कहानी देख लीजिए आप। जो बेसेमर परिवर्तक से आपका ये कॉपर प्राप्त होगा, ध्यान यहाँ ये दीजिए कि यहाँ पर SO2 भी निकल रही है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए रिएक्शन का। तो यहाँ SO2 आपकी निकल रही है। जब यहाँ से प्राप्त कॉपर को आप शोधन करने के लिए किसी पात्र में उड़ेल देंगे, तो यहाँ से आपको ये नजर आएगा कि छोटे छोटे ऐसे बुलबुले इसकी सतह पे आके ऐसे फटे हुए रहते हैं, समझ रहे हैं। वो छोटे छोटे बुलबुले किसके होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस के बुलबुले इसमें से निकलते नजर आते हैं। तो SO2 गैस के बुलबुले, अब यहाँ ध्यान दो, कॉपर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की शुद्धि है। तो जब आपका बेसेमर परिवर्तक से निकल जाता है कॉपर, तो इस अवस्था में इस कॉपर की शुद्धता होती है 98% कॉपर होता है, और इसमें 2% SO2 की क्या होती है, अशुद्धि होती है, ठीक। तो इस तरीके का जो कॉपर है आपका 98% शुद्ध होता है। इसको हम कौन सा कॉपर बोलेंगे, ब्लिस्टर, यानी कि टफ पिच कॉपर, सॉरी एक सेकंड, इसको बोलेंगे फफोलेदार तांबा, ठीक। इसको बोलेंगे फफोलेदार तांबा, फफोलेदार तांबा या फफोलेदार कॉपर, ठीक। ये फफोलेदार तांबा है। इसके बाद जब हम शोधन कर लेंगे इस विधि से, वैद्युत अपघटनी विधि से, तो उसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो इस विधि के बाद जब आपको कॉपर मिलेगा तो वो लगभग 99.9% शुद्ध होगा। इसको हम कहेंगे टफ पिच तांबा, ठीक। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा फफोलेदार तांबा, जिसमें कॉपर के साथ साथ SO2 गैस की अशुद्धि के रूप में SO2 गैस के बुलबुले निकलते नजर आएंगे। तो इस चीज को हमने नाम दिया फफोलेदार तांबा। अब ये जो तांबा आपका मिल गया, यह भी पूर्णतया शुद्ध नहीं है, इस कारण से इसका हम शोधन करेंगे। शोधन करेंगे वैद्युत अपघटनी विधि से। तो वैद्युत अपघटनी विधि में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड यानी कि एक शुद्ध धातु का एक अशुद्ध धातु का कैथोड और एनोड बनाएंगे, जिसको उसके विलयन में डिप करेंगे।
इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो एक कैथोड से एनोड पे अभिगमन होगा, एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगी, आपकी कॉपर की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। तो जब आपका कॉपर 99.9% प्योर हो जाएगा, तब इस तरीके के कॉपर को हम नाम देते हैं टफ पिच तांबा। ठीक, अभी हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, फफोलेदार तांबा। अभी यहाँ हम नाम देंगे फफोलेदार तांबा। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में, ये पूछा जाता है कि फफोलेदार तांबा किसे कहते हैं, तो क्या नाम देंगे आप कि 98% शुद्ध तांबा तथा 2% क्या SO2 गैस की अशुद्धि युक्त तांबे को फफोलेदार तांबा कहते हैं। अगर टफ पिच तांबा आ गया 1 नंबर में, तो 99.9% शुद्ध तांबा को टफ पिच कॉपर या टफ पिच तांबा कहते हैं। इतनी बात थी। अब आपके इस टॉपिक के अंतर्गत एक हेडिंग बची है शोधन। तो शोधन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, किस तरीके से वैद्युत अपघटनी विधि से शोधन होगा, किस तरीके से हरे डंडे से घुमाने से शोधन होगा। तो हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज आप लोग इतना देखिए कि निष्कर्षण था। निष्कर्षण के 4 स्टेप कौन कौन से, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और बेसेमरीकरण। तो निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है, अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। और भर्जन के बाद प्रगलन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है, अयस्क को उसके गलनांक तक गर्म करके पिघला देते हैं। ठीक, फिर बेसेमरीकरण क्या होता है, प्रगलन से प्राप्त अयस्क को नाशपत्ती के आकार का बना स्टील का बर्तन होता है, जिसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। बेसेमर परिवर्तक में डाल देते हैं, एयर पास करते हैं। ये बर्तन अपने अक्ष पे घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसको जरूरत पड़ने पे घुमा घुमा के हम मिला लेते हैं, अयस्क को ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। पुनः फिर क्या करते हैं, अशुद्धियों के निकल जाने के बाद आपका जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल बचता है, इसको मैट बोलते हैं। मैट किसे कहते हैं, CuS, Cu2S एंड FeS, Cu2S प्लस FeS के मिक्सचर को मैट कहते हैं। मैट इसमें डाल के एयर प्रवाहित करेंगे तो रिएक्शन करने लगेगा। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लगा है, मैग्नीशिया का स्तर है। जब SiO2 इसके पिछले स्टेप में आप डाले थे, फेरस सिलिकेट बनाए थे, जिसको हम धातुमल या गैंग या अधात्री कहते हैं, तब उसमें क्या था, SiO2 था, रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट दिया। कैल्शियम अब जब हमने Cu2S इसमें डाला है, वायु प्रवाहित करेंगे तो Cu2O में बदल जाएगा, SO2 गैस इस रास्ते से निकल जाएगी। अब Cu2S दोबारा Cu2O के साथ रिएक्शन करके कॉपर में अपचयित हो जाएगा, और ये जो आपका यस है ऑक्सीजन के साथ SO2 गैस के रूप में फिर यहाँ से निकल जाएगा। तब इसको हम घुमा के ऐसे पलट देंगे, पलट के एक बर्तन में इस लिक्विड को निकाल लेंगे, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की शुद्धि बुलबुले के रूप में निकलती दिखाई देगी। हम कहेंगे यह फफोलेदार तांबा है। अब फफोलेदार तांबा आपका फिर क्या करेगा, शोधन की स्टेप में जाएगा। शोधन की स्टेप में जब वैद्युत अपघटनी विधि से शोधन करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड एक कैथोड, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया होगी और आपका शुद्ध तांबा का पिच तांबा प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपकी भौतिक विधि है। इसको हरी लकड़ी का डंडा होता है, उसी से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, जिससे अशुद्धियाँ जाके उसी डंडे से चिपक जाती हैं और आपका शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए। नेक्स्ट स्टेप में हम शोधन की कहानी पूरा करेंगे। धन्यवाद।